लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त के मौके पर ये 11वीं बार राष्ट्र के नाम संबोधन और ये रिकॉर्ड संबोधन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 98 मिनट तक अपनी बात देश के सामने रखी और देखिए किस तरीके से देशवासियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले की प्राचीर से आप देख रहे थे। और अपने इस संबोधन में देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों को इस बात का एहसास दिलाया गया कि ये जो कालखंड है ये देश के लिए एक स्वर्णिम कालखंड है और इसी कालखंड से 2047 विकसित भारत की नींव रखनी है जिसकी प्रतीक्षा देश कर रहा है। तो 140 करोड़ लोगों के संकल्प और सपनों का ये प्रतिबिंब और देखिए किस तरीके से आकाश पे वो तिरंगे के रंग के गुब्बारे जो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर से नीचे उतर कर आएंगे तो यहां मौजूद जो छात्र हैं बहुत मुमकिन है कि उनसे मुलाकात करें। ये देखिए अभी फिलहाल जो अति विशिष्ट मेहमान वहां पर मौजूद हैं और ओलंपिक में जो भारतीय कंटिजेंट गया था वो खिलाड़ी वहां पर मौजूद, उनके बीच से गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लाल किले की प्राचीर से नीचे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये भाषण 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से दिया गया अब तक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे लंबा संबोधन है। 98 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में हर पल हर क्षण देश के लिए कण कण मां भारती के लिए अपनी इस प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया 24/7 फॉर 2047 और 2047 मतलब विकसित भारत का जो लक्ष्य देश लेकर चला है उसी पर कदम आगे बढ़ाना है। इसके लिए बड़े रिफॉर्म करने होंगे, जमीन पर उन बड़ी तब्दीलियों बड़े सुधारों को उतारना होगा। और अब आप देखिए किस तरीके से आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीचे आ चुके हैं और अब वहां पर उन्हें विदाई दी जा रही है। यह तस्वीर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बाहर की ओर निकलेंगे। वैसे मौसम का मिजाज कुछ ऐसा है कि हर बार हम देखते थे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन खत्म होने के बाद जो छात्र वहां पर होते थे उनके बीच चले जाते थे। आज इसकी संभावना नजर आ रही है या नहीं, राकेश जी? अक्सर जो प्रधानमंत्री जी का पब्लिक के बीच में जाने का जो आयोजन होता है वो गणतंत्र दिवस में वो ज़्यादा जाते हैं जी। 15 अगस्त के अवसर पर क्या है कि लोगों के बैठने की व्यवस्था, क्योंकि ये प्राचीर से संबोधन होता है उसके बाद जो निकलने का रास्ता होता है उनका अलग होता है, इसलिए 15 अगस्त में लाल किले से वो लोगों से मिलने में थोड़ा सा कमी रखते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस में क्योंकि एक लंबी सड़क होती है इंडिया गेट के पास से, तो वहाँ से उनके लिए लोगों से मिलना और लोगों का सीधे उनके साथ जुड़ाव होना वो अलग दिखाता है। बिल्कुल। और इस समय ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब वही लाहौरी गेट उससे बाहर की तरफ निकलता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का ये काफिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लाल किले से बाहर निकल रहे हैं और ये देख रहे हैं आप तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि यहाँ पर जो मेहमान मौजूद हैं उनकी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन करते हुए बहुत मुमकिन है कि यहाँ से नजर आए, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे होते हैं एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाने के लिए नजदीक से, अपने करीब से। और ऐसे में कई मौकों पर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लोगों को निराश नहीं करते हैं। और देखिए यहाँ पर अब बड़ी धीमी रफ्तार से वो गाड़ियां बाहर की ओर आती हुई। इस जगह पर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी गाड़ी से बाहर की ओर उतर आते हैं और यहां पर गाड़ी से बाहर निकलकर वो अभिवादन करते हुए लोगों का, उनसे मुलाकात करते हुए जितना नजदीक हो सके उनके करीब पहुंचते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि गाड़ियां अब लाल किले से बाहर आ रही हैं और ऐसे में 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सबसे लंबा संबोधन। ये देखिए ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बाकायदा गाड़ी के भीतर ही मौजूद हैं और वहीं से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। आज मौसम भी कुछ ऐसा है कि वो गवारा नहीं कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गाड़ी से बाहर निकलें। इन तस्वीरों को देखकर मुझे लग रहा है कि शायद बहुत मुमकिन है कि ये काफिला रुक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर के लिए यहां पर बाहर निकलेंगे जैसा कि वो हर बार करते हैं। अभय जी,
तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से गाड़ियां धीमी हो रही हैं और पीछे से उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो प्रधानमंत्री की गाड़ी की इधर उधर चलने लगे हैं, उससे लगता है कि शायद वो गाड़ी से बाहर निकलने की ऐसा कार्यक्रम है, ऐसी योजना है उनकी। बिल्कुल। और ये वो छात्र बैठे हुए हैं, ये युवा बैठे हुए हैं, एनएसएस से जुड़े हुए, एनसीसी से जुड़े हुए, और जो सैन्य स्कूल हैं वहां पढ़ने वाले छात्र, माय भारत लोगो यहां पर देखिए किस तरीके से इन्होंने उकेरा है तिरंगे के रंगों में। और लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अब वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलेंगे और बहुत मुमकिन है कि इन छात्रों के बीच में जाकर वहां पर इनसे मुलाकात करेंगे। जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी गाड़ी से बाहर आ रहे हैं और वो यहीं पर जहां पर छात्र बैठे हुए हैं, जहां पर अन्य मेहमान बैठे हुए हैं, उसी इंक्लोजर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर बार 15 अगस्त के मौके पर इस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं और एक बार फिर आज भी उसी रूप में ये तस्वीरें। दिबांग जी हाँ, देखिए ये एनएसएस के छात्र हैं जो कॉलेजेस वगैरह में होते हैं। 1969 में जब महात्मा गांधी की 100वीं वर्षगांठ थी तब ये एनएसएस बना था। एनसीसी के भी इसमें कैडेट्स होंगे जो 1947 में बना, जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ध्यान दिया इस पर। और ये हर बार हम ये देखते हैं इस तरह के चित्र जो हम इस समय सामने देख रहे हैं, प्रधानमंत्री सबसे मिलते हैं और एक तरीके से इन्होंने ही ये शुरुआत की लोगों से मिलने की। जी प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं। 2000 यहाँ पर छात्र छात्राएं बैठी हुई हैं, एनएसएस से जुड़ी हुई, एनसीसी से जुड़े हुए और यहाँ पर जो सैन्य स्कूल हैं उसमें पढ़ने वाले। और देखिए ये अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासतौर से जब वो छात्रों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं तो किस आत्मीयता के साथ उनके साथ संवाद करते हैं। एक बार फिर से उसी तरीके की ये तस्वीरें आपके सामने। हालांकि बादल डटे हुए हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी छात्रों के बीच पहुंचे। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा था उस समय 2047 की बुनियाद रखने के लिए ये जो युवा शक्ति है, ये आज जो छात्र हैं, इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है और रहेगी, इसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया है। जनरल मिनिस्टर देखिए, जो भारत का यूथ है वो भारत का भविष्य है और इसीलिए उनके साथ वो जाके कनेक्ट कर रहे हैं। और कोई शक नहीं है कि ये जो यूथ है इनको बहुत एक ऊर्जा और एनर्जी मिलती है जब उनके प्रधानमंत्री जाके उनसे मिलते हैं। और ये हर बार उनका तरीका ये यूथ के साथ मिलने का, और तो ये जो बच्चे हैं उनको बहुत प्रभाव करता है भविष्य के लिए भी कि जब उनका प्रधानमंत्री उनको मिल रहा है। और ये छोटी छोटी जो जेस्चर्स होते हैं इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है मेरे ख्याल, और ये बहुत अच्छी भावना है। और आप देखिए यूथ भी उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और वो कुछ इशारे ऐसे हो रहे हैं कि जैसे पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बातचीत हो रही है। मेरे ख्याल इस प्रकार उनकी बातचीत है और काफ़ी समय निकाल रहे हैं। और जाहिर है कि वो यहाँ रुकना था और इसी गैलरी में आए हैं जी, वीआईपी गैलरी, और कहीं नहीं गए हैं, तो यहीं पर आके वो मिल रहे हैं। तो ये अच्छा जेस्चर है, यूथ को एक मोटिवेशन होता है इससे, बिल्कुल प्रेरणा मिलती है। और ये कनेक्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना लेते हैं छात्रों के साथ, युवाओं के साथ और बच्चों के साथ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मीयता है वो हमेशा हमें देखने के लिए मिलती है। जल्दी से आपका एक कमेंट, उसके बाद जो संबोधन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। राकेश जी। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहल की, परीक्षा पे चर्चा। तो देखिए जो स्टूडेंट के साथ उनका कनेक्ट है, जैसे अभी मेजर साहब भी बोल रहे थे, ये सही है कि देश के भविष्य के साथ जो कनेक्ट होगा तो आपके अपने विचार और उनके विचार, जब नया और पुराना दोनों विचार की साझेदारी होगी तभी आप भारत के नव निर्माण पे आगे बढ़ पाएंगे। तो ये उनका जो यूथ के बीच में जाना, छात्रों के बीच में जाना, ये जताता है कि वो नए और पुराने का एक नया समन्वय बना के चलना चाहते हैं देश के नवनिर्माण में। बिल्कुल। और मैं जरा जल्दी से परिचय करा दूं, कुछ और खास मेहमान भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड सतीश कुमार नामदेव घोरमड़े सर, और साथ ही हमारे साथ आप देख सकते हैं इस समय वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी भी जुड़ गए हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर, वो भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। बख्शी सर से शुरुआत करते हैं। सर, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का संबोधन, आपको सबसे बड़ी बात आज के संबोधन में क्या लगी? जनरल बख्शी। देखिए, जो ये 15 अगस्त का जो सेरेमनी होती है, ये जो रीति रिवाज रस्में हमें अपने उद्गम स्तोत्रों से जोड़ते हैं, ठीक है, दे कनेक्ट अस टू आवर ओरिजिन्स। और इसी परंपरा के चलते प्रधानमंत्री जी ने आज 98 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने
जो उनकी सरकार ने जो बड़ी मेहनत करी है और कई क्षेत्रों में हमारी जनता जनार्दन का विकास पहुंचाने की कोशिश की है, उसके बारे में सबको अवगत कराया। और उन्होंने 2047 की तरफ अपनी जो प्रोग्रेस को स्पीड अप करने की बात करी। बहुत से विषयों को उन्होंने टच किया, जिसमें जो चिंताजनक हालत बांग्लादेश में हो गई है, और वहाँ उन्होंने क्लियर संकेत दिया कि भारत चाहता है कि वहाँ की अल्पसंख्यकों का वहाँ उनकी जो है प्रोटेक्शन की जाए। उन्होंने सेक्युलर सिविल कोड की बात करी, उन्होंने जो है नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करी, उन्होंने बताया किस तरह हर घर नल पहुंचा दिया गया है और किस तरह हर घर बिजली पहुंचा दी गई है। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स की बात करी, जुडिशरी के रिफॉर्म्स की बात करी। उन्होंने जो है हमको ये भी बताया कि हम लोग अब एक स्वर्णिम युग में कदम ले रहे हैं, भारत का स्वर्णिम युग है जी। और कोविड के बाद जिस प्रकार हमारे देश की इकोनॉमी ने प्रोग्रेस करी है, बहुत कम लोगों ने की है। उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात करी जी, सुरक्षा के मामलों में जी। उन्होंने कहा कि हमारी छाती चौड़ा सीना हो जाता है जब सर्जिकल स्ट्राइक, जब एयर स्ट्राइक वगैरह हमारे जो सशस्त्र सेनाएं हैं देश के दुश्मनों के बरखिलाफ करते हैं। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही प्रभावी, बहुत ही उत्साही उनका आज उद्घोष रहा, ठीक है, जो कि खासतर जिस तरह से आप देख रहे हैं वो देश के युवाओं से जाकर पर्सनल संपर्क कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और अब वो अगला जो इंक्लोजर है वहां पर जा रहे हैं, और ये जो अगला इंक्लोजर है यहाँ पर भी जो खास मेहमान जिनको आमंत्रित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, महिलाएं भी हैं, आदिवासी भी हैं, और अलग अलग राज्यों से जो पारंपरिक पोशाक में यहाँ पर खास मेहमान पहुंचे हुए हैं, वो सांस्कृतिक प्रतिनिधि के तौर पर उन राज्यों की, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मुलाकात करते हुए, और उत्साह देखिए किस तरीके का है, कैसे हर कोई यहाँ जो मौजूद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना चाह रहा है, नजदीक से किसी तरीके से अपने मोबाइल में एक तस्वीर उनकी कैद करना चाह रहा है। देखिए किस तरीके की ये तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो साफ तौर पर नजर आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो क्रेज है लोगों में वो साफ तौर पर नजर आता है। और अब हम रुक करते हैं, प्रभु चावला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जिस बात का जिक्र यहाँ पर जनरल बख्शी कर रहे थे प्रभु सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां भी गिनाई, 2047 के लिए जो रोड मैप है वो क्या रहने वाला है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसकी एक दिशा भी यहाँ पर दिखा दी। और मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण ये कि जो लोग विरोध करते हैं और जिनको प्रगति नजर नहीं आती भारत की, इस बात का जिक्र करते हुए जो विरोधी हैं मोदी सरकार के, उनको आईना दिखाने का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां इस मंच से काम किया। ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री ने इनडायरेक्ट तरीके से पॉलिटिकल लोगों के ऊपर अटैक किया है। प्रधानमंत्री ने जितनी बातें की जो बख्शी साहब ने गिनाई हैं वो कई बार अपने इलेक्शन के भाषण में भी बोल चुके हैं, बजट की स्पीच में भी बोल चुके हैं, परंतु एक बड़ी बात यह है कि इन्होंने देश का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है कि देश के अंदर से जिस तरह से नेगेटिविटी फैलाने की बात हो रही है कुछ लोगों के द्वारा, वो वार्न किया है कि देश नेगेटिविटी के नहीं है, एक सफल हाथों में है। जो नेता ऐसा है जो दूर की सोचता है, दूर का काम करता है, उसकी नीति ठीक है, नीतियाँ ठीक हैं, नीति भी ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिविटी बनाने की उन्होंने कोशिश की है। इसलिए हर क्षेत्र में जो भी विकास होता है उसका उन्होंने वर्णन किया है। और ये भी होता है कि पिछले कई सालों से जो भी प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं उसका हर पैराग्राफ हर मंत्रालय से लिख करके आता है, और प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है किस मंत्रालय के ऊपर सबसे ज़्यादा बात करें। आपने देखा होगा कृषि के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बात किया और फिर शिवराज चौहान अपनी तालियां बजा रहे थे। तो मिलिट्री के बारे में बात किया उन्होंने, फाइनेंस के बारे में बात किया, वो बाकी बातें थी जो पहले कर चुके थे। अगर उनके 11वां भाषण देखें और पहले 10 भाषण पढ़ें, सबसे पहला भाषण जो उन्होंने दिया था उसके अंदर काफ़ी चीज़ें उन्होंने अनाउंस की थी, प्लानिटरी मिशन समाप्त किया था, स्वच्छ भारत का नारा दिया था, इस तरह से कई नई नई योजनाओं को उन्होंने शुरू किया था। इस बार उनको लगा कि पहला समय है कि 10 साल के बाद मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन करके आया हूँ, जो रिकॉर्ड है नेहरू के बाद,
उसके अंदर बताना चाहिए कि 10 साल के अंदर जो आपने मेरे ऊपर विश्वास रखा है उसके खिलाफ मैं नहीं गया, उसके ऊपर खरा उतरा हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि 15,000 जो हम 80,000 सीटें जोड़ेंगे, मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, स्टूडेंट्स की बात करेंगे, हमारे लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं अब यहाँ पढ़ेंगे, इतना। और दो जो इम्पॉर्टेंट बात कही कि हमारा भारत जो निर्भर करता है कि हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और ईज़ ऑफ लिविंग, दो शब्द उन्होंने यूज़ किया शुरू के अंदर, उसके ऊपर इंटरेस्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, देश के अंदर लगभग 34 किलोमीटर रोड रोज़ बन रही है जो रिकॉर्ड है अपने आप के अंदर। हमारे यहाँ कम से कम 150 एयरपोर्ट एक्टिव हो गए हैं, हमारे यहाँ लगभग 700 जहाज कमर्शियल उड़ रहे हैं। इसलिए अगर आप कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले रेलवे हमारी बड़ी है, वंदे भारत बड़ी है, तो हमें लगता है जब देखते जाते हैं हमारे एयरपोर्ट में ट्रैवल करता हूँ काफ़ी, हमारे एयरपोर्ट विश्व में किसी से कम नहीं हैं। सबसे, हालांकि नए बने इसलिए अच्छे लगते हैं, परंतु हमारे एयरपोर्ट को नॉमिनेशन फर्स्ट प्राइज़ भी मिला है कईयों को, तो हमारे एयरपोर्ट बहुत अच्छे हैं, हमारी सड़कें अच्छी हैं, परंतु इस बावजूद भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पुल गिर जाते हैं, कहीं पर सड़कें गिर जाती हैं, परंतु उनका ये था कि आत्मविश्वास भारतीयों के अंदर प्रकट करना कि भारत तरक्की की तरफ जा रहा है। और 1947 में जब शुरू हुआ था, 2047 के अंदर जो 100 साल पूरे होंगे, भारत एक 5 ट्रिलियन इकॉनमी भी नहीं होगी, पर विकसित देशों में इसको माना जाएगा। उनका सारा इस भाषण के अंदर 19 मिनट का सबसे बड़ा भाषण जो उन्होंने दिया 11 साल के अंदर, यही था कि भारत सुरक्षित हाथों में है, भारत सुरक्षा की तरफ बढ़ रहा है, सुरक्षित है, स्वस्थ है और आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, वो देश को कहीं ना कहीं प्रेरणा देने का काम, देशवासियों को प्रेरणा देने का काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और अपने भाषण के शुरुआती हिस्से में ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि साहब वो देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता थी जिसने देश को आजादी दिला दी। आज जरूरत देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता की है, जिससे समृद्ध विकसित भारत 2047 इसका सपना हम साकार करेंगे। दिबांग, कि मेरे ख्याल से एक जो साफ संदेश उन्होंने दिया, बांग्लादेश की जो चिंता जताई, वो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण बात थी। इसकी बड़ा इंतज़ार था इसको कि इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप विकसित भारत की बात करें 47 तक, तो उसमें कई चुनौतियां हैं और जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया, कुपोषण की बात उन्होंने स्वीकार की कि कुपोषण एक बड़ी समस्या है। आप देखिए 22 करोड़ लोग इस देश में कुपोषित हैं। 5 साल से कम के बच्चों की बात करें तो 35% ऐसी हैं जो स्टंटिंग का शिकार हैं, यानी जो आयु है उसके हिसाब से उनका कद नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है। 143 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, 95 करोड़ लोग भारत में इस उम्र में हैं, यानी 15 से 64 साल की उम्र में हैं, जहां उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और हालत क्या है कि अगर 60,000 पोस्ट के लिए नौकरी निकले तो 48 लाख लोग वहाँ अप्लाई करते हैं, जो बताता है कि जो दावे सरकार कर रही है उनकी कितनी सच्चाई है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पर मुझे लगता है कि ज़रूर बात होनी चाहिए और ज़रूर चर्चा होनी चाहिए, ज़रूर होगी, 47 तक अगर देखें तो भारत में शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों की संख्या 96 करोड़ हो जाएगी। यानी आपको 37,000 वर्ग किलोमीटर नई जगह चाहिए लोगों के लिए रहने के लिए। 30 से 40 नए शहरों की आवश्यकता है। और अगर आप वाकई में विकसित भारत बनना चाहते हैं तो आपको उस ओर ध्यान देना चाहिए। उसका उल्लेख नहीं था। एक मैं आखिर में बोलना चाहता हूं कि गेमिंग पर उन्होंने बात की। अगर आपको मालूम हो तो ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, यानी ये कौन सी चीज़ों को बीमारी माना जाता है, WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर को एक बीमारी माना है। अमेरिका जैसे देशों में आप गेमिंग के खिलाफ अगर आप चाहें तो आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। गेमिंग एक बहुत बड़ी समस्या भी है। जब प्रधानमंत्री स्वयं गेमिंग के बारे में बात करते हैं तो उससे बहुत सारे माँ बाप जूझ रहे हैं, उनके बच्चे जूझ रहे हैं। चीन की आप हालत देखें, चीन में बच्चों को हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को 1-1 घंटे के लिए आपको गेमिंग अलाउड है, बाकी वहाँ बैन किया हुआ है। तो गेमिंग इंडस्ट्री की ज़रूर बात करते हैं, और गेमिंग की जब बात करते हैं तो एक तरीके से उस पर मोहर लगती दिखती है। और ये बहुत सारे घरों में मैंने इस पर बातचीत देखी है कि प्रधानमंत्री जी ज़रूर गेमिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, पर ये एक ऐसी समस्या है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, हमारे बच्चे जूझ रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी समस्या है, वो उस पर भी बात हुई। लेकिन कुल मिलाकर एक ऐसी कोशिश प्रधानमंत्री की जिसमें वो एक विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं उसकी डिटेलिंग करने की कोशिश, उसमें समस्याओं को पहचानने की भी कोशिश,
और जिन समस्याओं की जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से आज किया गया इस मंच से, एक तो वो जिसका जिक्र अभी प्रभु सर भी कर रहे थे कि साहब देश के अंदर निराशा का माहौल ना हो, और जो इस तरीके का काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आईना दिखा देना लाल किले की प्राचीर से। और साथ ही अभी सर जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है, हालांकि देखिए अभी किस तरीके से कोलकाता, डॉक्टर बिटिया, उसके साथ रेप, दरिंदगी, मर्डर का मामला लगातार गरमाया हुआ है। बंगाल का नाम तो नहीं, लेकिन महिला अपराध को लेकर यहां पर चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जताई गई, और हल उसका यही बताया गया कि साहब अपराध पर बात होती है लेकिन सजा पर भी बात हो, ताकि जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, उनमें डर, भय पैदा हो। देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा महिला सुरक्षा के प्रश्न को रेखांकित किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं इसलिए उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने इस बात पर खास तौर से जोर दिया। और ये केवल बंगाल के संदर्भ में ही नहीं, ये बहुत व्यापक राष्ट्रीय बंगाल के संदर्भ में तो अभी ताज़ी घटना है, अगर वो घटना नहीं घटित होती तब भी इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए था, तो वो तो बहुत ही उचित उन्होंने किया। और इसमें चूंकि वो देश के पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, तो उनके ऊपर ये खास तौर से जिम्मेदारी जाती है कि वो इस तरह की संरचनाएं बनाएं, कानून व्यवस्था को इस तरीके से गियर अप करें ताकि इन घटनाओं के ऊपर कुछ रोक लग सके और अपराधियों को ऐसी सजा मिले ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो, दूसरों को सबक हासिल हो। पहली बात। दूसरी बात, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की बात है, उसमें मैं अभी विश्व बैंक की एक बहुत ही ताज़ा रिपोर्ट है, मैं उसका उल्लेख करूंगा, मुझे यकीन है कि सारे साथी इस बात को जानते हैं। उसमें विश्व बैंक ने यह कहा है कि भारत को अमेरिका की जो प्रति व्यक्ति आमदनी है वहां तक पहुंचने में अभी 75 वर्ष लगेंगे। चीन उसको 10 साल में पूरा कर लेगा, इंडोनेशिया शायद 15 या 20 साल में पूरा कर लेगा, लेकिन भारत को 75, उसकी 1/4 प्राप्त करने में, पूरी अमेरिका की जो प्रति व्यक्ति आमदनी है उसका 25%, 1/4 प्राप्त करने में भारत को 75 वर्ष लगेंगे। अब आप इस जो विश्व बैंक ने हकीकत जो पेश की है उसके मुकाबले अगर आप भारत सरकार के या प्रधानमंत्री की दावेदारियों को रख के देखें तो हमें आश्चर्य होता है, हमें पता नहीं है कि कौन सही कह रहा है, कौन सी दावेदारी। पूरा देश, मैं मानता हूं करोड़ों लोग प्रधानमंत्री का भाषण आज सुन रहे होंगे, बिल्कुल, आप बिल्कुल, और वो अपनी परिस्थितियों के साथ उसकी तुलना कर रहे होंगे कि इसमें क्या प्रतिकूल है और क्या अनुकूल है। आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, बस सिर्फ ये तस्वीरें जरा दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा अपनी गाड़ी में सवार हो गए हैं और अब प्रधानमंत्री का काफिला लाल किले से बाहर की ओर निकलता हुआ, तो ये एक तरीके से औपचारिक तौर पर समापन यहाँ पर लाल किले पर जो स्वतंत्रता दिवस का ये समारोह चल रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से निकलेगा। इसके बाद जो अन्य वीवीआईपीज़ हैं एक एक कर वो भी अब यहाँ से निकलते हुए उनकी गाड़ियां भी आप देख पाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन के बाद निकल रहे थे लाल किले से बाहर, और ख़ास तौर से आज के संबोधन में वो जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बात रखी गई देश के सामने, जरा वो सुनिए एक बार। आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती हैं। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है।
राकेश शुक्ल जी, महिला अत्याचार को लेकर जिस तरीके का आक्रोश देश में, ये वो आश्वासन है जो देश चाहता था लाल किले की प्राचीर से, देश के प्रधानमंत्री से? निश्चित तौर पे मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने एक अभिभावक के रूप में एक संदेश दिया है भारतीय नारियों को कि उनके सम्मान की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है पिछले साल की, वो बता रही कि 4.5 लाख महिलाएं अत्याचार की शिकार होती हैं हर साल, और इसमें हर घंटे 51 महिलाओं के साथ अपराध होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का इस दिशा में चिंता जाहिर करना, खासकर अभी जो 3 घटनाएं बहुत चर्चा में हैं, उत्तर प्रदेश की 2 घटनाएं, अयोध्या और कन्नौज, और तीसरी बंगाल की, ये तीनों घटनाओं ने भारत को एक बार फिर से हिला दिया है। जैसे कि निर्भया वाला हुआ था, हाथरस वाला हुआ था, कठुआ वाला हुआ था। ये घटनाएं जो भारत में मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों का, माना उन्होंने एक चीज का साफ संदेश दिया है कि ऐसे मानसिकता वाले लोगों के प्रति केंद्र सरकार तो सख्त रहेगी, साथ ही उन्होंने अपील किया कि राज्य सरकारें भी सख्त हो, और साथ ही समाज को भी इसमें आगे आने का उन्होंने आह्वान किया। बिल्कुल। जनरल बेस्टन, आज का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें हर वो मुद्दा जिस पर देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहता था देश का आम नागरिक, उस पर प्रधानमंत्री ने बेबाकी से अपनी बात रखी, और खासतौर से चुनौतियों का जिक्र करते हुए जिस तरीके से उनकी तरफ से ये रेखांकित किया गया कि चुनौतियां जितनी भीतर हैं उतनी बाहर भी। बिल्कुल उन्होंने चुनौतियों का किया, लेकिन मैं आज के जो प्रधानमंत्री का स्पीच है उसमें 2 चीज़ें जो उभर के आती हैं। पहला, उन्होंने शुरू किया 40 करोड़ इंडियन एक थे आज़ादी के लिए, हमने लड़ाई जीती, और 1857 से वो बढ़ती गई। उसके बाद जो विकसित भारत है 2047 के लिए, उसमें 140 करोड़ इंडियन को एकजुट होना पड़ेगा। पहले यूनिटी थी, आज भी यूनिटी होनी चाहिए। तो वो देश में एक सबसे बड़ा मैसेज है कि सब में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, धर्म वगैरह कुछ भी, सब में एकता होनी चाहिए। एकता का संदेश, एकता का। दूसरा उन्होंने ये बोला था कि 2047 विकसित भारत के लिए जरूरी है कि लोगों से एक पूछा जाए कि वो चाहते क्या हैं 2047 में। तो उन्होंने लोगों से सुझाव लिए, जिसके बारे में उन्होंने वर्णन किया कि स्पेस में हमारा स्पेस स्टेशन होना चाहिए वगैरह वगैरह। हमने अनगिनत सुझाव आए, वो कह रहे थे। और जो आपने सवाल उठाया है कि ये जो चिंताएं हैं, ये भारी एक्सटर्नल चैलेंजेस, वो साफ जाहिर हैं। एक्सटर्नल चैलेंजेस के अलावा इंटरनल चैलेंजेस आज कश्मीर में फिर, चाहे वो साउथ कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर है, जो पीर पंजाल के दोनों तरफ, वहाँ थोड़ा फिर से आतंकवाद बढ़ रहा है। तो ये भी एक गंभीर विषय है। और इसमें यह भी बोला कि भारत युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि हमारा देश तो बुद्ध का देश है, लेकिन अगर लड़ाई का चांसेस हो तो हमें फिर करना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल बड़े मैसेज थे। एडमिरल घुरमड़े, मैं तो यही कहूँगा कि ये वाला प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सही तरीके से बताया कि जय जवान, क्योंकि सुरक्षा को बहुत बहुत महत्व देना है, जय किसान, कृषि को और महत्व देना है, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनके बहुत ही बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हमारी प्रगति होगी, और जय विज्ञान। तो मैं ये कहूँगा जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, इन तीनों पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज, इस पर भी बहुत जोर दिया कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हमारी अगर प्रगति होनी चाहिए तो पूरी तरह से, और उन्होंने अपने सभी क्षेत्रों में बताया कि कहाँ कहाँ प्रगति हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम उपलब्धियों पर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने आज तक क्या किया, हम आगे के 5 वर्षों में और आगे के 20-25 वर्षों में क्या करेंगे, उसके ऊपर जोर दिया। उनका ये कहना था कि अब इस अगले 5 सालों में मैं 3 गुना तेज़ी से काम करूंगा, और यह गति पूरे देश ने पकड़नी चाहिए। और इसके साथ हमारे लिए एकता की बहुत ज़रूरत है। हमने सब मिलजुल कर हमारे देश की प्रगति और विकसित भारत को साकार करने के लिए पूरा महत्व और जोर देना चाहिए। और इसके लिए बच्चे, बूढ़े, नारी शक्ति और इन सब पर उन्होंने बहुत ही सही तरीके से अमल देने के लिए ये प्रोत्साहन दिया। और ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि ये भारत जो सोने की चिड़िया था, अब आगे जाके भी पूरी तरह भरपूर बनेगा। चुनौतियां तो बहुत होंगी, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करना हमें जानना है, हम जानते हैं, और हम इसको कर सकेंगे, और ये सब मिलजुल के करेंगे। और इसी के लिए हम देशवासियों को, सभी को मिल के आगे बढ़ना है।
बिल्कुल, वो कहा ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है और ये हम करके दिखाएंगे, और जो 2047 तक विकसित भारत का सपना है उसे साकार करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से आज जब देश को संबोधित कर रहे थे, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की आज के हिंदुस्तान में उसकी जरूरत को रेखांकित किया, पहले जरा वो सुनिए, फिर इसी पर बात करेंगे। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं। ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे कि जरूरत है देश में, अभी तक जिस तरीके का कोड है उसे अगर कम्युनल सिविल कोड कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, और ऐसे में जरूरत एक सेकुलर सिविल कोड की है, जहां सबके लिए एक से कानून हो, बिना किसी तरीके की धर्म और जाति के भेदभाव के। और इसी पर प्रतिक्रिया आई है देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, वो क्या कह रहे हैं जरा ये सुनिए। आगे बढ़ने की नई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भविष्य बनाने और प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया है सेकुलर सिविल कोड, देश में अब तक कम्युनल सिविल कोड था और अब सेकुलर की जरूरत है। तो फिलहाल ये एक महत्वपूर्ण बयान प्रधानमंत्री ने जो लाल किले की प्राचीर से दिया है, तो सच प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब तक कम्युनल सिविल कोड था, अब सेकुलर की जरूरत है और एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। आज पूरे देश में तकनीकी बदलाव और आत्मनिर्भरता का चलन है। हरित क्रांति से महक रहा है देश का आंगन, और देश में समय के साथ हर क्षेत्र में नई तकनीक में सार्थक बदलाव से। लेकिन सर ये भी इशारा कर दिया है कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल वन नेशन वन इलेक्शन और सेकुलर सिविल कोड, इन दोनों तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। दोनों बातें अभी क्लियर की है जी जी। तो साफ तौर पर अर्जुन राम मेघवाल का ये कहना है कि देश को जिसकी जरूरत है उसी बात का जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो अभी कम्युनल सिविल कोड है, सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है, और ऐसे में संविधान के जब 75 साल पूरे होने वाले हैं तो क्यों ना यूसीसी की तरफ एकजुट होकर देश कदम बढ़ाए, इस पर व्यापक चर्चा हो। ये वो तमाम बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लाल किले की प्राचीर से कही गई। 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और आज के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से यूसीसी को लेकर बात रखी कि उस पर व्यापक चर्चा होना जरूरी है। ऐसे कानून जो धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, उनका आज के समाज में कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है जरा एक रिएक्शन प्रभु चावला जी से लेते हैं। सर, 2024 चुनाव में बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था उसमें यूसीसी मुखर तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन इसके बाद मोदी सरकार 3 जब आई और जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ तो उसमें यूसीसी का जिक्र नहीं, जिसके बाद ये कहा गया कि साहब कहीं ना कहीं ये मामला शायद ठंडे बस्ते में जा रहा है। पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि यूसीसी प्राथमिकता है और इस तीसरे टर्म में देश यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ने जा रहा है। देखिए, ये बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है, डेविएशन हुआ है बीजेपी में या जनसंघ में। पिछले 1952 से लेकर के अभी तक देखें, उनके हर मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। पिछले इलेक्शन में भी कही गई थी, भाषणों में भी कही जाती है। सेकुलर नाम का वर्ड बीजेपी की डिक्शनरी में है ही नहीं। अडवाणी ने पहली बार कहा था सूडो सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म वर्ड तो बदनाम हो गया था, कोई भी सेकुलर पार्टी भी उसको यूज़ करना नहीं चाहती थी कि सेकुलर के नाम से ये बीजेपी के लोग समझते हैं कि सेकुलर वर्ड जो है वो मिसयूज़ किया गया है, वो मेजोरिटी के खिलाफ यूज किया जाता है। और सेकुलर का डिक्शनरी मीनिंग डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है। ये डिक्शनरी का मीनिंग ये है कि आप तटस्थ रहेंगे। तो सेकुलर सिविल कोड की जब प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन उन्होंने दी नहीं है।
सिविल कोड का पता ऑलरेडी ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। काफ़ी ऐसे कानून बदल दिए हैं जिसका एप्लीकेशन मुसलमानों भाइयों के ऊपर भी हो रहा है, बहनों के ऊपर भी हो रहा है। इस सेकुलर सिविल कोड क्या होगा? सेकुलर सिविल कोड का मतलब ये है कि आप इंडिफरेंट होंगे, सरकार उनके किसी भी या माइनॉरिटीज़ हैं उनके मामलों में दखल नहीं देगी। अगर ये मतलब है तो कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो सेकुलर सिविल ये एक अपने आप में डिबेट प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा खड़ी की है। सेकुलर वर्ड का भी प्रयोग किया है जिससे कि लिबरल लोग जो हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो भी इसको बात करेंगे। अब सारे देश के अंदर चर्चा ये होगी। ये सर बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा कि साहब सेकुलर सिविल कोड का वो जिक्र कर रहे हैं, सेकुलर शब्द का वो जिस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया ना कि साहब वो कानून जो धर्म के आधार पर बांटते हैं, तो मतलब वो ऐसे कानून की वकालत कर रहे हैं जो सबके लिए एक समान हो, बिना धर्म के किसी भी तरीके के भेदभाव के। तो ऐसे में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो एक चर्चा और व्यापक चर्चा की जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित की है देश में,